कहानी की शुरुआत में हम एक अंधेरी रात में भूमध्य सागर के बीचों बीच एक मछली पकड़ने वाली पुरानी नाव को देखते हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। नाव के मल्लाह एक शव को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कोई आम शव नहीं, बल्कि एक आदमी होता है जिसकी पीठ पर 2 गोलियां लगी हुई हैं। सब लोग उसे मृत समझकर उसके शरीर को देख रहे होते हैं कि तभी अचानक वो शव हिलने लगता है। वो आदमी जोर से खांसता है और उसके मुंह से समुद्र का पानी बाहर निकलने लगता है। सभी मल्लाह हैरान हो जाते हैं, ये आदमी जिंदा है। नाव के अंदर एक छोटे से कमरे में सभी लोग उस आदमी को टेबल पर लिटा देते हैं। नाव का एक बूढ़ा इंजीनियर जियान कार्लो उसकी गोलियों को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे उस आदमी की कमर के पास एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब मिलती है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो उस ट्यूब के अंदर एक पेपर का टुकड़ा होता है जिस पर लिखा होता है जिनेवा बैंक, ज्यूरिक। कुछ ही देर में वो आदमी होश में आता है। वो अपने आसपास कुछ भी नहीं पहचान पाता। जियान कार्लो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो आदमी जवाब देता है, मुझे नहीं पता। कुछ दिनों बाद जब वो आदमी थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो नाव पर हर चीज को टेस्ट करने लगता है। वो एक मछली पकड़ने वाली रॉड उठाता है और बिना सोचे समझे उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। वो शतरंज की बिसात पर सारे मोहरे सही जगह पर रख देता है। वो फ्रेंच, डच और जर्मन में बात कर लेता है। लेकिन जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसे नहीं पता कि ये चेहरा उसका अपना है या किसी और का। वो बस इतना जानता है कि उसके शरीर में कोई और इंसान छुपा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल काम को आसानी से कर लेता है। जब नाव इटली के किनारे लगती है तो जियान कार्लो उसे कुछ पैसे देकर ज्यूरिक जाने को कहता है। वो आदमी ट्रेन पकड़ता है और सीधा जिनेवा बैंक पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है और बैंक वाली उसकी आंखों और हाथों की बायोमेट्रिक जांच करते हैं। कुछ ही देर में उसे एक सुरक्षित डिब्बा दे दिया जाता है। वो डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर कई सारे पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट पर नाम होता है जेसन बॉर्न, अमेरिकन, पेरिस का पता। साथ ही करीब $10 लाख की कैश, एक पिस्टल, कई मैगजीन और 5 अलग अलग देशों के पासपोर्ट। उसके चेहरे पर सवाल साफ नजर आते हैं। ये सब किसके लिए है? ये पैसा कहां से आया? ये बंदूक किसे मारने के लिए है? वो खुद को जेसन बॉर्न बताने लगता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता चलता है कि ये सिर्फ एक नाम है। असल में वो और भी कुछ है। वो बंदूक डिब्बे में ही छोड़ देता है और बाकी सब सामान एक बैग में भरकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकलता है उसे लगता है कि शहर भर में पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो बिना वजह घबराने लगता है। हर गली में कॉप दिखाई दे रहे हैं। वो अमेरिकी दूतावास में घुस जाता है ताकि कोई नया पासपोर्ट बनवा सके, लेकिन वहां भी उसका पीछा करने वाले उससे आगे निकल जाते हैं। दूतावास के अंदर एक सुरक्षा गार्ड उसे पीछे से पुकारता है। बॉर्न घबरा जाता है और फिर जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं होता। वो एक ही झटके में गार्ड का M16 छीन लेता है, दूसरे गार्ड का हाथ तोड़ देता है और लोगों को चीरता हुआ दूतावास के अंदर भाग जाता है। वो एक कमरे की 5वीं मंजिल से नीचे कूद जाता है, लेकिन कूदता नहीं, उतरता है। हाथों से दीवार पकड़ता है, पाइपलाइन को पकड़ता है, एसी पर झूलता है और तीसरी मंजिल के खिड़की के फ्रेम को पकड़कर नीचे उतर जाता है। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी याद के, बस ऐसे ही जैसे उसका शरीर ये सब करना पहले से जानता हो। वो बाहर आता है और गलियों में भागता हुआ एक छोटी सी कार के पास पहुंचता है। कार के पास एक लड़की खड़ी होती है, जोर से गालियां दे रही होती है। उसका नाम मैरी होता है। वो जर्मन है और अमेरिकी वीजा के चक्कर में ठगी हो चुकी है। बॉर्न उसे बिना कुछ समझाए $20,000 ऑफर करता है, सिर्फ उसे पेरिस छोड़ने के लिए। मैरी सोचती है ये कोई पागल है, लेकिन जब बॉर्न उसके हाथ में पैसे रख देता है तो वो चुप हो जाती है। वो मान जाती है। दोनों पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बॉर्न उसे अपना बैग दिखाता है, सारे पासपोर्ट, सारे पैसे और वो बंदूक जो उसने डिब्बे में छोड़ दी थी। मैरी सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी बॉर्न उसे बताता है कि वो कुछ भी याद नहीं रख पाता, अपना नाम तक नहीं। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके अंदर एक ऐसी मशीन छुपी हुई है जो बिना सोचे हत्यारा बन जाती है। वो मैरी को बताता है कि वो किसी भी कमरे में आते ही सबसे पहले निकास के रास्ते ढूंढ लेता है। वो सामने खड़ी वेट्रेस का वजन और उसके हाथ का सही सही पता बता देता है। वो बिना घड़ी देखे ठीक से समय बता देता है। वो बिना किसी कोचिंग के दीवारों पर चढ़ जाता है। मैरी ये सब सुनकर डर जाती है, लेकिन साथ ही उसे यकीन होने लगता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। पेरिस पहुंचने के बाद बॉर्न अपने अपार्टमेंट का पता ढूंढ निकालता है। वो एक ठंडा सा खाली फ्लैट होता है। अंदर कोई तस्वीर नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर की धूल भरी जगह और किताबों पर जहाजरानी के रिकॉर्ड। बॉर्न अचानक अपार्टमेंट के फोन पर रेडियल बटन दबाता है। कॉल जुड़ती है पेरिस के एक होटल से। वहां उसे पता चलता है कि जॉन माइकल केन नाम का शख्स पिछले हफ्ते मर चुका है। बॉर्न चुप हो जाता है। उसी समय उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। पर्दा हिल रहा होता है, हवा से नहीं, किसी और वजह से। वो एक झटके में मैरी को जमीन पर लिटा देता है, एक लैंप का बल्ब तोड़कर खिड़की पर फेंकता है और फिर शुरू होती है गोलियों की बारिश।
छत से रस्सी के सहारे एक आदमी कमरे में घुसता है। उसकी बंदूक पर साइलेंसर लगा होता है। बॉन एक ही झटके में उसके गले में चाकू उतार देता है, लेकिन वो आदमी मरने से पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। 5 मंजिल नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। मैरी बुरी तरह चीख रही होती है। वो बॉन से पूछती है, वो कौन था, तुम कौन हो? बॉन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना जानता है कि अब वो इस कमरे में सुरक्षित नहीं है। और सबसे बुरी बात, मैरी के हाथ में उसी आदमी के बैग से निकला एक फोटो होता है। उस फोटो में मैरी खुद होती है, कल की तारीख के साथ। इसका मतलब है कि ये हत्यारा बॉन को मारने नहीं आया था, वो उन दोनों को मारने आया था। और अब पूरा पेरिस उनके पीछे पड़ने वाला है। बॉन और मैरी उस अपार्टमेंट से बस कुछ ही देर में भाग निकलते हैं। सड़क पर पुलिस की सायरन बज रही होती है और लोग मरे हुए हत्यारे के शरीर को घेरकर खड़े हो जाते हैं। बॉन मैरी को लेकर एक गंदे से होटल में जाकर छुप जाता है। वहां वो अपना पासपोर्ट जलाकर राख कर देता है। वो जेसन बॉन नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये नाम भी झूठा है। मैरी उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं असल में हूं कौन, तब तक मैं यूं ही भटकता रहूंगा। अगले दिन बॉन मैरी को लेकर उसी होटल जाता है जहां जॉन माइकल केन रुका हुआ था। वहां से उसे पता चलता है कि जॉन माइकल केन का बिल एक कंपनी भरती थी जिसका नाम है MPG कैपिटल। बॉन जब उस कंपनी के ऑफिस पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं होता। उस ऑफिस में सिर्फ कबाड़ पड़ा होता है। लेकिन बॉन अपने उसी अजीब अंदाज में वहां रखे कांच के दरवाजे पर कोई लिखावट दिखाई देती है। वो कागज पर उस लिखावट को उतार लेता है और बाहर आकर देखता है तो वो एक कंपनी का लोगो होता है, अलायंस सिक्योरिटी मैरिटाइम डिवीजन। ये समुद्री जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी होती है। बॉन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो समुद्र से जुड़ी चीजें क्यों ढूंढ रहा है। वो उसी कंपनी के दफ्तर में जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो उसे जॉन माइकल केन समझ लेता है। वो बॉन से कहता है कि सर, हमने सोचा था कि आप मर चुके हैं। बॉन यहां ऐसे बातें करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये जॉन माइकल केन है कौन। उसे पता चलता है कि ये आदमी समुद्री जहाजों के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट लेता था। बॉन ये सब सुनकर चुप हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो खुद भी कभी ऐसा ही काम करता था। वहीं दूसरी तरफ CIA के अंदर एक गुप्त कार्यक्रम चल रहा होता है जिसका नाम है ट्रेडस्टोन। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें सरकार अपने हथियारों को ट्रेंड करती है। इस प्रोग्राम के प्रमुख होते हैं एडवर्ड कॉन्कलिन, जो बॉन को तलाश रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज्यूरिक में जिस आदमी ने 2 पुलिस वालों को पीटा था और फिर अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की थी, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एजेंट है। कॉन्कलिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका अपना ही एजेंट उसके खिलाफ हो गया है। वो तुरंत अपने सभी एजेंट्स को अलर्ट कर देता है। रोम में एक प्रोफेसर, हैम्बर्ग में एक बैंकर और पेरिस में भी कोई और इंसान, सबको एक साथ मैसेज भेजा जाता है कि बॉन को ढूंढो और खत्म करो। बॉन इस बीच पेरिस के एक मुर्दा घर पहुंचता है जहां जॉन माइकल केन का शव रखा हुआ था। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि शव गायब है, कोई पहले ही आकर उसे ले जा चुका है। बॉन उस रजिस्टर में देखता है जिसमें आने वाले लोगों के नाम दर्ज होते हैं। वो उस पन्ने को फाड़ लेता है जहां सबसे आखिर में कोई आया था। उस पन्ने पर एक नाम लिखा होता है, निक्वाला वुम्बोसी। बॉन मैरी से पूछता है, क्या तुम ये नाम जानती हो? मैरी कहती है नहीं, लेकिन बॉन को पता चलता है कि यही वो आदमी है जो जॉन माइकल केन के शव को ढूंढ रहा था। बॉन ये जानकारी जुटाने के बाद सीधा उस शख्स के घर पहुंच जाता है। वुम्बोसी अफ्रीका का एक तानाशाह होता है जो पेरिस में जलावतन जीवन जी रहा होता है। बॉन जब उसके घर के सामने पहुंचता है तो वो सीधा सुरक्षा कैमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो कह रहा हो, मैं यहां हूं, आकर मुझे मारो। वुम्बोसी के गार्ड उसे अंदर ले जाते हैं। वुम्बोसी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही हो जो मुझे मारने आया था। उसने अपनी नाव के इंजन रूम में बम रखा था। बॉन ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं है। वुम्बोसी उसकी पीठ से कमीज उतारकर उस पर लगे गोलियों के निशान दिखाता है और कहता है कि ये मेरी गोलियां हैं, मैंने ही तुम्हें गोली मारी थी। तुम मुझे मारने आए थे, लेकिन मैं तुमसे 1 सेकंड पहले आगे हो गया। बॉन ये सब सुनकर अपने अंदर झांकने लगता है। उसे लगता है कि वो सच में एक हत्यारा था, एक किलर मशीन। लेकिन तभी अचानक उस घर के ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये प्रोफेसर होता है, वही हत्यारा जिसे कॉन्कलिन ने रोम से बुलाया था। वो छत पर पोजीशन ले चुका होता है और बॉन को खत्म करना चाहता है। बॉन किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन वुम्बोसी के पूरे घर को प्रोफेसर बम से उड़ा देता है। बॉन बाल बाल बचता है और अपने होटल में वापस पहुंचता है। बॉन उसी फोन से कॉन्कलिन को ट्रेस कर लेता है और सीधा उसके सामने पेरिस के एक पुल के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। कॉन्कलिन जब उसे देखता है तो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं। बॉन पूछता है, मैं कौन हूं? कॉन्कलिन कहता है, तुम कोई नहीं हो, जेसन बॉन कभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक नाम है, तुम एक हथियार हो। बॉन ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर वो मुड़ता है और कहता है, ये बताने के लिए शुक्रिया,
और वो चलता जाता है। कॉन्कलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन कहता है, मैं वापस नहीं आ रहा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, मुझे मारने का। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ ही देर बाद जब कॉन्कलिन वहां से जाने लगता है तो पीछे से एक गोली चलती है, एक के बाद एक 3 गोलियां। कॉन्कलिन वहीं ढेर हो जाता है। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रेडस्टोन का ही एक और एजेंट होता है, जिसे ऊपर से आदेश मिलता है कि सारे सबूत मिटा दो। बॉन बच निकलता है। वो कई महीनों तक गायब रहता है और फिर एक दिन हम उसे अमेरिका के एक छोटे से शहर में देखते हैं। वो एक स्कूटर रेंटल की दुकान के बाहर खड़ा होता है और दुकान के अंदर कोई लड़की आती है। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी होती है। बॉन मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैं यहाँ एक स्कूटर किराए पर ले सकता हूँ? मैरी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे पास आईडी है? बॉन कहता है, नहीं। और मैरी जवाब देती है, कोई बात नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है। बॉन को अपनी पहचान तो नहीं मिलती, लेकिन उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। एक ऐसी जिंदगी जहां वो खुद चुनता है कि उसे क्या बनना है। एक हत्यारा नहीं बल्कि एक इंसान। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि ट्रेडस्टोन जैसा प्रोग्राम सच में मौजूद है, और अगर है तो उसमें कितने बॉन छुपे हुए हैं? ये जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार कहानी में।